हेलो प्यारे बच्चों, बूस्टर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो परीक्षा का डेट नज़दीक आ चुका है और हम लोग के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वह भारी भरकम कोर्स का रिवीजन है। तो अधिकांश बच्चे होपलेस हुए बैठे हुए हैं कि इतने बड़े कोर्स को रिवाइज कैसे करेंगे इतने कम समय में। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ और प्रत्येक टॉपिक को कवर किया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश के बारे में, कूलाम का नियम पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे और विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत आवेश से। तो इसके लिए आवेश को समझने के लिए सबसे पहले कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जब हम लोग सूखे बालों में कंघी करते हैं और कंघी को फिर से कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, तो जो कंघी होता है वह कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। इसी तरह से अगर हम लोग अंबर को देखें, तो अंबर को अगर हम लोग ऊनी कपड़े से रगड़ देते हैं और इसको फिर से हम लोग किसी कागज़ के टुकड़े के पास लेकर जाते हैं या तिनके के पास लेकर जाते हैं, तो यह भी क्या करने लगता है, यह भी कागज़ के टुकड़ों को या तिनकों को आकर्षित करने लगता है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया जाए, या प्लास्टिक को ऊनी कपड़े से रगड़ दिया जाए, या कांच को रेशमी कपड़े से रगड़ दिया जाए, तो इनमें भी आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं, आवेश की परिभाषा बता सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने के गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। अब इसमें आकर्षित भी आया है और प्रतिकर्षित भी आया है, तो इसको पहले समझना पड़ेगा। तो जो हम लोग एग्जाम्पल अभी तक देखे हैं उसमें क्या देख रहे थे कि यह जब हम लोग किसी वस्तु को रगड़ते हैं किसी अन्य वस्तु से, तो उसमें आकर्षित करने का गुण आता है। जैसे अगर हम लोग कंघी की बात करें तो कंघी क्या कर रहा था, कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था। लेकिन प्रतिकर्षण भी होता है। प्रतिकर्षण कब होगा, तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर कांच है, कांच को अगर रेशमी कपड़े से रगड़कर, दो कांच के छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़कर इनको अगर पास लेकर आते हैं, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। उसी तरह से अगर हम लोग प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़कर दो प्लास्टिक की छड़ों को पास लेकर आएंगे, तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यहाँ पर दोनों क्या बन गए हैं, दोनों पॉजिटिव बने हैं, इसलिए इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। यहाँ पर भी इनके बीच में चूंकि निगेटिव बने हैं, तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। लेकिन जब हम लोग एक कांच की छड़ लेते हैं और एक प्लास्टिक की छड़ लेते हैं, तो उस दशा में क्या होता है, उस स्थिति में इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब हम लोग यह देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु को अन्य वस्तु से रगड़ा जाता है, तो इनमें आकर्षित करने का भी गुण आता है और प्रतिकर्षित करने का भी गुण आता है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने के गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन यह परिभाषा सिर्फ भरमाने के लिए है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने असली परिभाषा पर। तो असली परिभाषा समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि जो आवेश होता है उसका प्रभाव क्या है। तो हम लोग यह देखते हैं कि जो स्थिर आवेश होता है, अगर आवेश गतिमान नहीं है तो यह अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आवेश गतिमान है तो यह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो इस आधार पर अगर हम लोग इसकी परिभाषा बताएं, तो परिभाषा क्या बनेगा, तब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जो अपने आसपास विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसमें विद्युत क्षेत्र भी आएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा, यानी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। फिर से परिभाषा को पढ़ लिया जाए, किसी वस्तु का वह गुण, चूंकि यह जो आवेश है वह न तो द्रव्य है न तो ऊर्जा है, यह क्या है, एक तरह से एक गुण है। किसी वस्तु में यह गुण उत्पन्न होता है और जब यह गुण उत्पन्न हो जाता है तो अपने आसपास क्या करता है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अगर कोई वस्तु अपने आसपास विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि उस वस्तु में आवेश का गुण आ चुका है। क्लियर हो गया। अब चलते हम लोग अगले टॉपिक पर। तो हम लोग पहले यह समझेंगे कि जो आवेश उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन मॉडल को समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वह नाभिक कहलाता है। नाभिक में पूरा का पूरा जो भी धनावेश होता है वो नाभिक में ही होता है। और नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन कण है और जो प्रोटॉन होता है वह धनावेशित कण है। अब जो नाभिक के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसमें विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जो पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में मान लिया जाए कि 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 और ये हो गया 5।
ये तो हो गया परमाणु के बारे में। अब हम लोग यह समझेंगे कि आवेश वस्तु में उत्पन्न कैसे होता है। तो अभी तक जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे उसमें क्या किया जा रहा था, किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जा रहा था। तो जब हम लोग किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो क्या होता है, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं या तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। अब चूंकि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक से बहुत दूर होते हैं और नाभिक से दूर होने के कारण इन पर जो आकर्षण बल होता है नाभिक का वह बहुत ही कम होता है। तो जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में चले जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये जो वस्तु होगा, जो परमाणु होगा वह धनावेशित होगा। और जब परमाणु धनावेशित होगा तो पूरा का पूरा वस्तु भी, पूरा पदार्थ भी धनावेशित हो जाएगा। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले हम लोग के पास इसमें, हाँ चूँकि हम लोग ये जानते हैं कि जो उदासीन परमाणु होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। तो मान लीजिए इसमें पहले कितने प्रोटॉन थे, इसमें प्रोटॉन थे 7, इसमें 7 प्रोटॉन थे और उदासीन होने के लिए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जो प्रोटॉन होता है उस पर जो आवेश होगा वो धनावेशित होगा। तो यहाँ पर +7 यूनिट धनावेश होगा और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर -7 यूनिट ऋणावेश होगा। अगर हम इन दोनों का योग देखें तो इनका योग कितना होगा, 0 होगा। यानी आवेश का योगफल अगर 0 है तो वस्तु उदासीन होगी। लेकिन अगर किसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जैसे यहाँ पर अभी 7 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तब क्या होगा, तब इस स्थिति में यहाँ पर +7 प्रोटॉन तो अभी रहेंगे ही, क्योंकि प्रोटॉन तो निकले नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आवेश होगा वह सिर्फ 6 यूनिट होगा, ऋणावेश। अब 7 में से अगर 6 घटा दिया जाए तो यहाँ पर जो योगफल आएगा वो हो जाएगा +1। और +1 का मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु है वह धनावेशित हो गई है। लेकिन अगर किसी तरह से, जैसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन हैं अभी। अब यदि हम लोग किसी वस्तु को रगड़ रहे हैं और संयोग से 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से अब फिर से संतुलन बिगड़ गया। प्रोटॉन तो अभी भी 7 है तो जो आवेश होगा वह 7 यूनिट धनावेश होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 8 हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज होगा वह -8 यूनिट हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 7 में से जब 8 घटाएंगे तो हो जाएगा -1। मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो वस्तु ऋणावेशित हो गया और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो वस्तु धनावेशित हो गया। क्लियर हो गया। यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वस्तु धनावेशित होती है और जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, अधिकता में हो जाते हैं, तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो वस्तु धनावेशित होता है और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाता है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि आवेश के दो प्रकार होते हैं। एक पहला तो हो जाएगा धनावेश। धनावेश कब होगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वस्तु धनावेशित हो जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा। तो जब कमी है तो धनावेश और जब अधिकता है तो ऋणावेश। क्लियर हो गया। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेश और जब अधिकता होगी तो ऋणावेश। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर। अब हम लोग देखेंगे कि वस्तु जो विद्युत आवेश होता है उसके कौन कौन से गुण हैं। आवेश के गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो गुण है वह क्या है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। तो हम लोग देखते हैं कि जब समान प्रकार के आवेश को पास लेकर आया जाता है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और जब विपरीत प्रकार के आवेश हम लोग पास लेकर आते हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। इसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक कांच है, इसको रगड़ दिया गया ऊनी कपड़े से। ऊपर भी एक कांच है, इसको भी रगड़ दिया गया ऊनी कपड़े से। जब दोनों को हम लोग ऊनी कपड़े से नहीं, रेशमी कपड़े से, इन दोनों कांचों को हम लोग क्या किए, रेशमी कपड़े से रगड़ेंगे। और जब रेशमी कपड़े से रगड़ेंगे और इनको जब पास लेकर आते हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। फिर उसी तरह से यहाँ पर एक प्लास्टिक का छड़ है और यह भी प्लास्टिक का ही छड़ है। इन दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे। कांच को किससे रगड़ते हैं, रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं और प्लास्टिक को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं।
और जब ऊनी कपड़े से रगड़कर इन दोनों को पास लेकर आएंगे तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे। जब हम लोग कांच को ऊनी कपड़े से रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि दोनों धनावेशित हो जाते हैं और धनावेशित होने के कारण इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जब दोनों आवेश समान प्रकार के होंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यहाँ पर भी क्या हुआ है, प्लास्टिक को जब हम लोग ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो ये दोनों ऋणावेशित हो जाते हैं और जब दोनों ऋणावेशित ही होंगे, समान प्रकार के आवेश होंगे तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल ही कार्य करेगा। लेकिन जब हम लोग कांच को रेशमी कपड़े से रगड़कर और प्लास्टिक को ऊनी कपड़े से रगड़कर जब एक पास लेकर आते हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। एक क्या था, एक पॉजिटिव था और दूसरा निगेटिव था। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव पास में आएंगे तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव आएंगे तो प्रतिकर्षण, निगेटिव और निगेटिव आएंगे तभी प्रतिकर्षण, लेकिन जब पॉजिटिव और निगेटिव पास में आएंगे तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। क्लियर हो गया। जब सजातीय आवेश आते हैं पास में तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और जब विजातीय आवेश पास में आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा गुण। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है आवेश का संरक्षण। तो जैसे हम लोग ऊर्जा का संरक्षण में पढ़े थे कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसी तरह से आवेश का भी संरक्षण होता है। आवेश को भी हम लोग न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में देखें तो किसी निकाय के कुल आवेश का भी जो बीजगणितीय योगफल होता है वह नियत रहता है। यानी अगर कोई निकाय है जिसमें कई कण हैं तो जो टोटल आवेश होगा वह क्या होगा, हमेशा नियत रहेगा। अगर हम लोग बाहर से न तो आवेश डालते हैं और न ही निकालते हैं तो अगर निकाय के बीच में आवेश का स्थानांतरण होता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण होगा। यानी एक वस्तु पर आवेश की मात्रा घटेगी और दूसरे वस्तु पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो जो आवेश पहले होगा वही आवेश बाद में भी होगा। इसको चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक वस्तु यहाँ पर है, इस पर मान लो कि 20 कूलाम आवेश है और दूसरी वस्तु है, इस पर मान लो 10 कूलाम आवेश है। दोनों के दोनों पॉजिटिव ही है। यह भी प्लस 20 कूलाम है और यह भी प्लस 10 कूलाम ही है। जब इनको टच कराया जाता है, जब इसको संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा, संपर्क कराने के बाद से इस पर से कुछ आवेश इस पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर आवेश की मात्रा अधिक थी और यहाँ पर आवेश की मात्रा कम थी, तो कुछ आवेश इस पर से इस पर आ गए। अब क्या हुआ, इस पर आवेश हो गया, जो 20 कूलाम आवेश था उस पर आवेश हो गया 16 कूलाम, ये भी पॉजिटिव में ही है। और दूसरे वस्तु पर आवेश हो गया 14 कूलाम, ये भी पॉजिटिव में ही है। अब अगर इन दोनों का भी योगफल देखा जाए तो अब भी 30 कूलाम आवेश ही है। इस पर से 4 कूलाम आवेश इस पर गया, लेकिन जो टोटल योगफल है, जो पूरे निकाय का जो आवेश है वो अभी भी नियत है। पहले भी 30 कूलाम आवेश था और अब भी 30 कूलाम आवेश है। क्लियर हो गया। यानी आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे नियम पर, तीसरे गुण पर पहुंचेंगे। तो तीसरा गुण है आवेश की योज्यता। तो सबसे पहले हम लोग को यह पता होनी चाहिए कि जो आवेश है वह एक अदिश राशि है और अदिश राशियों का जो योज्यता होता है वह बीजगणितीय नियम के अनुसार होता है। जो अदिश राशि होंगे उन पर बीजगणितीय योगफल के नियम का पालन किया जाएगा। मतलब उनको जोड़ते समय हम लोग क्या करेंगे, बीजगणितीय योग का नियम लागू करेंगे। लेकिन जो सदिश राशियाँ होती हैं उनको जोड़ते समय हम लोग सदिश योगफल का नियम का प्रयोग करते हैं। तो अदिश राशियों पर बीजगणितीय नियम लागू होगा और सदिश राशियों पर सदिश योगफल नियम लागू होगा। तो बीजगणितीय योगफल क्या होता है इसको पहले समझ लिया जाए। तो जो बीजगणितीय योगफल होता है उस समय हम लोग दिशा पर ध्यान नहीं देते हैं, उस पर हम लोग बस ध्यान देते हैं तो प्लस और माइनस का। जैसे कुछ कण हैं, उस पर कुछ आवेश हैं। जैसे इस पर आवेश है 5 कूलाम, प्लस 5 कूलाम आवेश है। इस पर है माइनस 8 कूलाम आवेश। फिर एक और कण है, इस पर है 12 कूलाम आवेश है प्लस में। फिर एक और कण है, इस पर आवेश है माइनस 4 कूलाम। तो अगर हम लोग को इस पूरे निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना हो तो बिना दिशा देखे, इसमें दिशा होता ही नहीं तो देखेंगे क्या, तो बिना दिशा देखे क्या करेंगे
Q का मान ज्ञात करने के लिए इनके चिन्हों का ध्यान देते हुए जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर +5 हो गया, यहाँ पर -8 हो गया, यहाँ पर +12 हो गया और यहाँ पर -4 हो गया। तो जो पॉजिटिव होंगे उनको एक में जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 12 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यह 17। फिर जो निगेटिव होंगे उनको एक में जोड़ लेंगे। जैसे -8 है और -4 है, इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा यह -12। अब यदि इसका हम लोग अंतर ज्ञात करें, 17 में से 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 5। मतलब इस पूरे निकाय का कुल आवेश ज्ञात करने के हम लोग क्या किए हैं, सीधे बीजगणितीय योगफल के नियम का पालन किए हैं। इसमें बस हम लोग प्लस और माइनस चिन्ह पर ही ध्यान देते हुए इनको जोड़ दिए हैं। हो गया क्लियर। अगले गुण पर चलते हैं। अगला गुण है आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे हम लोग देखे थे कि जो द्रव्यमान होता है वह वेग पर निर्भर करता है। अगर हम लोग को किसी वेग पर द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला लिखते हैं m0/√1 - v²/c²। जो m0 है वह विराम द्रव्यमान है, यानी जब विराम में कोई कण रहता है तो इसका द्रव्यमान m0 अगर हो तो किसी वेग v पर इसका द्रव्यमान इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जो c होता है वह प्रकाश की चाल है। तो हम लोग को इस पर ध्यान नहीं देना है, बस हम लोग को यही समझना था कि जो द्रव्यमान होता है वह क्या करता है, वह वेग पर निर्भर करता है। लेकिन क्या आवेश भी वेग पर निर्भर करता है? तो इसका जवाब होगा नहीं, यानी आवेश वेग पर निर्भर नहीं करेगा। आवेश अगर कोई स्थिर है तब भी उतना ही आवेश होगा, और अगर वह प्रकाश की चाल से भी अगर गतिमान हो तब भी उसका जो आवेश का मान होगा, जो मात्रा होगी, वह उतना ही होगी। जैसे यहाँ पर 10 कूलाम आवेश है, अगर यह स्थिर है तो तब भी 10 कूलाम है, अगर यह गतिमान होगा तब भी यह 10 कूलाम आवेश ही होगा, यानी इस पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, अगला गुण इसका देखेंगे। तो अगला गुण है आवेश का क्वांटीकरण। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर हम लोग किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को अगर हम लोग विभाजित करते जाएं तो क्या होगा, अगर हम लोग विभाजित करते जाएंगे तो एक ऐसी मात्रा मिलेगी जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। इससे अधिक हम लोग आवेश को विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी कितना भी अगर आवेश को विभाजित कर दिया जाए तो उस पर जो उपस्थित आवेश होगा वह इससे अधिक विभाजित नहीं हो पाएगा। और कोई भी जो आवेश होता है वह इसी के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अगर इसको हम लोग ई मान लें तो इसको हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटा। आवेश का क्वांटा है, यानी कोई भी आवेश होगा किसी भी वस्तु पर, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई भी आवेश होगा वह इसी के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। पूर्ण गुणज मतलब क्या होगा, या तो इसी का या 1 गुना होगा, या तो 2 गुना होगा, या तो 3 गुना होगा, या तो 4 गुना होगा। या फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं हो सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ना तो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इसकी 1.5 गुनी हो सकती है, ना ही 2.5 गुनी हो सकती है, मतलब यह फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं हो सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, और 4 ऑप्शन दे दिया गया है। एक ऑप्शन है 2e, दूसरा ऑप्शन है -3e, तीसरा ऑप्शन है 3/2e, और चौथा ऑप्शन है 4/2e। तो इसमें कौन सा आवेश संभव नहीं है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका हो जाएगा 3/2e, क्योंकि 2e क्या है, ई का पूर्ण गुणज है। यहाँ पर जो गुणांक है वह क्या है, एक पूर्ण संख्या है। फिर इसी तरह से जो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है इसमें भी ई का गुणांक क्या है, -3 है, यह भी एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। फिर यहाँ पर अगर हम 4/2 को देखें तो अगर 2 से हम लोग 4 को काट दें तो क्या बनेगा, यह भी 2 बन जाएगा, यह भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। लेकिन जो यहाँ पर 3/2 है यह पूर्णांक नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर है, यह भिन्नात्मक संख्या है, इसलिए यह वाला आवेश संभव नहीं होगा। तो जो आवेश की मात्रा होती है किसी वस्तु पर वह इसी के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। पूर्ण गुणज के रूप में कैसे हो सकता है, कोई भी आवेश या तो +- e के बराबर हो जाएगा, या तो +-2e के बराबर हो जाएगा, या तो +-3e के बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो गुणांक होंगे वह एक पूर्णांक होंगे। तो इस तरह से अगर हम इसको सामान्यीकरण करें तो Q = क्या हो सकता है, Q = हो जाएगा +-ne, क्या हो जाएगा, +-ne हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग किसी भी वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम लोग को यह पता हो कि उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कम है।
यहाँ पर जो यन है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसी तरह से सभी पूर्ण संख्याएं यन के रूप में आ सकते हैं। हो गया क्लियर। तो चलो इस फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में दिया है कि एक धातु के गोले पर 2.0 इंटू 10⁻9 कूलाम ऋणावेश उपस्थित है, तो इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग को क्या ज्ञात है, पहले वो लिख लिया जाए। यहाँ पर जो Q का मान है वो हम लोग को दे दिया गया है 2.0 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। फिर हम लोग को यन का मान ज्ञात करना है, लेकिन ई का मान तो पता है। ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग को यन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फार्मूला लिखेंगे Q इजकल टू यन ई। यहाँ से अगर हम लोग को यन की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यन इजकल टू हो जाएगा Q अपान ई। अब क्या करेंगे, Q अपान ई में हम लोग Q और E की वैल्यू रखेंगे। तो यन इजकल टू कितना हो जाएगा, यन इजकल टू हो जाएगा, Q की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻⁹ और अपान यहाँ पर E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर इसको हम लोग इससे काटें, 2 से काटें, तो 2 से काटने के बाद ये हो जाएगा 0.8। नीचे 2 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 0.8। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 0.8। अगर इसको हम लोग पूर्णांक बनाना चाहते हैं तो ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब एक में हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 8। और यहाँ पर इंटू 10⁻⁻9 और ये -19 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +19। यहाँ पर अगर हम लोग 8 से 10 को विभाजित करें तो कितनी बार में जाएगा, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 बचे 40। और यहाँ पर इंटू हो जाएगा 10⁻⁻9 है और +19 है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यह 10। इतना इलेक्ट्रॉन अधिक होगा या कम होगा, यह इस बात से पता चलेगा कि ऋणावेश है कि धनावेश है। तो अगर वस्तु पर ऋणावेश है, अगर वस्तु पर ऋणावेश है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और यदि धनावेश होता तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती। तो यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। हो गया क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगले न्यूमेरिकल में दिया है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यानी अधिकता में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो अगर हम लोग को आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है तो जो भी दिया है पहले वह लिख लेंगे। यहाँ पर यन की वैल्यू दे दिया है 4000। फिर ई की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना हो गया। अब अगर हम लोग को Q की वैल्यू ज्ञात करनी है तो Q बराबर होता है यन इंटू ई। क्या होगा, यन इंटू ई। यन की वैल्यू है 4000, ई की वैल्यू कितनी है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 में तो हो जाएगा यह 6.4। यहाँ से जो 3 जीरो दिख रहा है, यहाँ से हम लोग को 10 के पावर के रूप में 3 मिला, यानी 10⁻³ मिला, और यहाँ पर 10⁻⁻19 है। तो इसको लिख सकते हैं 10⁻³ और -19। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम आवेश होगा। अब हम लोग को यह बताना है कि आवेश की प्रकृति क्या है। तो आवेश की प्रकृति कैसे बताएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बाहुल्य है, अधिकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो जो आवेश होगा वह ऋणावेश होगा, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो आवेश धनावेश होगा। क्लियर हो गया। तो कैसा आवेश होगा, यह ऋणावेश होगा। हो गया क्लियर। चलो अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर।
हाँ, अब हम लोग जानेंगे कि आवेशन की विधियाँ कितनी हैं, यानी किन किन विधियों से हम लोग किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो जो पहली विधि है वह है चालन विधि। चालन विधि में क्या करते हैं कि हम लोग एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जब हम लोग टच कराते हैं, उसको संपर्क में लाते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो दूसरी उदासीन वस्तु भी क्या हो जाती है, पहले वाले आवेशित वस्तु के प्रकृति से आवेशित हो जाती है। यानी यहाँ पर क्या होगा, अगर यह धनावेशित हुआ है, इस पर कुछ धनावेश है, और क्या करेंगे, दूसरे वस्तु को लेकर आएंगे, दूसरे वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, जब इनको हम लोग संपर्क में लाएंगे, जब इनको टच कराएंगे, तो कुछ आवेश इस पर से इस पर आ जाएंगे। तो इस विधि में हम लोग क्या कराना पड़ता है, इस विधि में हम लोग को टच कराना पड़ता है। जब तक टच नहीं कराएंगे तब तक एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश स्थानांतरित नहीं होगा। तो इस विधि को हम लोग चालन विधि कहते हैं। चालन विधि में क्या होता है कि जो दूसरी वस्तु होती है वह पहले वाली वस्तु के प्रकृति के आवेश से ही आवेशित होती है। यानी अगर यह धनावेशित है तो दूसरी वस्तु भी धनावेशित हो जाएगी, लेकिन अगर यही ऋणावेशित वस्तु होती, यह वाली वस्तु अगर ऋणावेशित होती तो यह वाली वस्तु भी ऋणावेशित ही होती। यानी ये समान प्रकार के आवेश से आवेशित होते हैं इस विधि में। हो गया क्लियर। चलो अगला विधि है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में क्या होता है, इस विधि में हम लोग किसी वस्तु को टच नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी आवेशित कर सकते हैं किसी वस्तु को। जैसे यहाँ पर दोनों वस्तु क्या है, दोनों वस्तु उदासीन है, इनको आवेशित करना है, तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका लगाएंगे। इन दोनों वस्तुओं के पास एक ऐसी वस्तु लेकर आएंगे जो पहले से आवेशित होगी। मान लो यहाँ पर क्या है, जो वस्तु है धनावेशित है, जब इसको हम लोग पास लेकर आते हैं तो इसका जो पास वाला सिरा होता है वो क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा, और जो दूर वाला पृष्ठ होता है ये वाला, ये क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आवेश आएगी वह विपरीत प्रकार के आवेश होगी, लेकिन यहाँ पर जो आवेश होगा वह समान प्रकार का आवेश होगा। यहाँ पर आवेश विपरीत प्रकार का होगा, यहाँ पर आवेश समान प्रकार का होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इन दोनों को कभी टच नहीं कराया गया, लेकिन फिर भी यह वस्तु ऋणावेशित हो गया और दूसरी वस्तु धनावेशित हो गया। अब इन दोनों को अलग कर दें तो पहली वाली वस्तु पर, यानी जो वस्तु ए है, इस पर ऋणावेश रह जाएगा और दूसरे वाली वस्तु पर धनावेश रह जाएगा। यह वस्तु पूरी तरह से ऋणावेशित है और यह धनावेशित है। हो गया क्लियर। इस विधि में कहीं पर भी इस वस्तु को इन दोनों से टच नहीं कराया गया, लेकिन फिर भी इन दोनों को हम लोग आवेशित करने में सफल हो गए। हो गया क्लियर ना। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो शब्द देख रहे हैं प्रेरण, प्रेरण मतलब क्या होता है, किसी को देखकर किसी के जैसे बनना। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो ये वाले वस्तु हैं, या इसको देखकर, यानी इसको टच नहीं किए, सिर्फ क्या किए हैं, इसको देखकर ही इसके जैसा बनने का प्रयास किए हैं। यानी यह आवेशित है तो ये दोनों भी आवेशित हो गए हैं बिना टच किए। दो नियम क्लियर हो गया। तो जो चालन विधि होता है उसमें हम लोग क्या कराते हैं, टच कराते हैं। अगर एक वस्तु को दूसरे वस्तु से टच कराएंगे तभी दूसरी वस्तु आवेशित होगी। लेकिन जो प्रेरण विधि होता है उसमें हम लोग दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से टच नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी दूसरी वस्तु आवेशित हो जाती है। हाँ, अब अगला नियम है घर्षण विधि। घर्षण विधि बहुत आसान है। घर्षण विधि में हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक कोई वस्तु है, यहाँ पर मान लो कोई छड़ है, जब इसको हम लोग किसी अन्य वस्तु से रगड़ेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर कांच का एग्जाम्पल ले लें, तो यह कांच है, और इसको जब हम लोग रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होगा, ये दोनों आवेशित हो जाएंगे। कांच भी आवेशित होगा और रेशम भी, जो रेशमी कपड़ा होगा वह भी आवेशित हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन कांच से रेशम के कपड़े में चले जाएंगे, तो कांच में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और कांच में इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण कांच धनावेशित हो जाएगा, और रेशमी कपड़े में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण जो रेशमी कपड़ा होगा वह ऋणावेशित हो जाएगा। यानी अगर हम लोग एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़े तो वस्तुएं आवेशित हो सकती हैं और होती भी हैं। हो गया क्लियर। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर। हाँ, विद्युत आवेश के बारे में हम लोग पढ़ लिए, तो विद्युत आवेश के हम लोग मात्रक के बारे में पहले समझेंगे। तो अगर मात्रक ज्ञात करना है इसका, तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल फार्मूला होगा उसको ढूंढेंगे। तो हम लोग पढ़े थे कि I होता है Q/T, यानी जो विद्युत धारा का मान होता है वह प्रत्येकांक समय में प्रवाहित आवेश के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम लोग Q की वैल्यू लिखें तो बन जाएगा I/T। Q हो जाएगा I/T। अब यहाँ से अगर हम लोग मात्रक ज्ञात करना चाहते हैं तो Q का मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे Q का मात्रक बराबर हो जाएगा I का मात्रक और इंटू T का मात्रक। I का मात्रक इंटू ये हो गया T
टी का मात्रक। तो जो आई का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। आई का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। और जो टी का मात्रक होता है वह होता है सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आवेश का मात्रक होता है वह एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर होता है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक और नाम दे दिया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कूलाम कहते हैं। क्या कहेंगे? कूलाम कहते हैं। यानी एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग कूलाम नाम से भी जानते हैं और यही ज़्यादा यूज होता है। क्लियर हो गया? अब अगर हम लोग से पूछ दिया जाए कि एक कूलाम का परिभाषा क्या होगा, एक कूलाम का परिभाषा क्या होगा, तो क्या करेंगे? हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एक कूलाम ज्ञात करने वाले हैं। तो एक कूलाम कब मिलेगा? एक कूलाम प्राप्त करने के लिए जो धारा का मान है वह भी 1 एम्पियर होना चाहिए। कितना होगा? 1 एम्पियर होना चाहिए। और जो समय है वह क्या होना चाहिए? 1 सेकेंड के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों यह इकाई में है तभी जाके हम लोग को कूलाम का मान भी इकाई में मिलेगा। तो अगर हम लोग को एक कूलाम की परिभाषा बतानी हो तो क्या बोलेंगे कि एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है, एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो किसी चालक में या किसी वस्तु में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो किसी वस्तु में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। हो गया क्लियर? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इसकी बीमा क्या है। इसकी बीमा ज्ञात करने के लिए भी हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या था? Q इजकल टू आई इंटू टी। तो अगर हम लोग को Q की बीमा ज्ञात करनी है तो लिखेंगे Q की बीमा बराबर I की बीमा और इंटू टी की बीमा। तो I की बीमा क्या लिखेंगे? A। धारा का बीमा क्या होता है? A होता है। और जो समय की बीमा होती है वो क्या होती है? T। अगर इन दोनों को हम लोग गुणा कर दें तो यह बन जाएगा AT। यानी Q की बीमा A इंटू टी के बराबर होती है। अगर इसको हम लोग और विस्तार से लिखना चाहें, यानी हम लोग इसमें अगर यम और यल को भी शामिल करना चाहें तो कैसे शामिल करेंगे? क्योंकि यहाँ पर यम दिखाई नहीं दे रहा, यम है ही नहीं, तो इसके पावर को हम लोग क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। उसी तरह से यल भी नहीं दिख रहा है तो यल पर भी 0 मान लेंगे। ए है तो ए लिख देंगे, टी है तो टी लिख देंगे। बस ये हो गया Q की बीमा यानी आवेश की बीमा। हो गया क्लियर? अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। कूलाम के स्थिर विद्युत बल के नियम में हम लोग क्या देखेंगे कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसकी मात्रा कैसे निर्धारित होती है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले जो कूलाम का नियम है उसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर मान लो कि दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 है और दूसरा Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी R है। तो यहाँ पर कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वह किसके अनुक्रमानुपाती होगा? यह अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों के गुणनफल के। यानी अगर दोनों की मात्रा हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यह की मात्रा बढ़ेगी। अगर Q1 को बढ़ाएंगे तब भी बल का मान बढ़ेगा, Q2 को बढ़ाएंगे तब भी बल का मान बढ़ेगा, और जब इन दोनों को घटाएंगे तो बल का मान भी घटेगा। यानी जितना ही हम लोग आवेश की अधिक मात्रा लेंगे उतना ही उनके बीच लगने वाला बल भी अधिक होगा। पहला नियम हो गया इसमें। फिर दूसरा क्या था? दूसरा है कि जो बल होता है वह इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जब आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या करेंगे? बढ़ाएंगे तो जो इनके बीच का बल होगा वह घटेगा, और जब इनके बीच की दूरी को घटाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा। यानी जो बल होगा F होगा वह इनके बीच की दूरी के R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अपान में अगर हर में है व्युत्क्रमानुपाती है, अंश में है तो अनुक्रमानुपाती है। अब अगर इन दोनों नियमों को मिला दिया जाए, क्या लिखेंगे? दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को अगर मिला दिया जाए तब क्या लिख सकते हैं?
तब यहाँ पर लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये अंश में थे तो अभी अंश में है, और यह हर में है तो अभी हर में ही है। और हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या लिखेंगे, एफ इजकल टू, यहाँ पर हम लोग क्या किए, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए, बराबर का चिन्ह लगाए। अब इसके बदले में क्या करना पड़ेगा, ये कोई कांस्टेंट आएगा। तो मान लेते हैं कि कांस्टेंट है के, और यहाँ पर लिख देंगे Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर के की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, के की वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर के की वैल्यू जब हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं तो आगे गॉस के प्रमेय में डेरिवेशन करने में बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, के के स्थान पर लिखेंगे एफ इजकल टू, के के स्थान पर लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो हो जाता है किसके बराबर, यह हो जाएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इतना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। क्लियर हो गया। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को, चूंकि बल एक सदिश राशि है तो इसको सदिश रूप में भी लिखना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सदिश रूप में लिखेंगे। तो सदिश रूप में लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पर इस भाग को मिटा दे रहा हूँ। हाँ, अब इसको जब सदिश रूप में लिखेंगे तब क्या होगा, तब यफ पर वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो वेक्टर यफ इजकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अभी तक जो यहाँ पर फार्मूला था इसमें हम लोग क्या देखे थे, इसमें देखे थे कि बल का परिमाण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, बल का परिमाण ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अगर दिशा ज्ञात करनी हो तो दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो दिशा होती है बल की वह इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होती है। तो इस अनुदिश अगर हम लोग इकाई सदिश आर कैप लें तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आर कैप से गुणा कर देना पड़ेगा। यानी अब जो दिशा होगी वह इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगी। अब हम लोग जानते हैं कि जो आर कैप होता है, आर कैप वो किसके बराबर होता है, वह वेक्टर आर अपान आर के बराबर होगा। वेक्टर आर क्या है, यह सदिश है, यानी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश सदिश है, और जो आर है वह इनका परिमाण है। तो अगर हम लोग वेक्टर एफ के स्थान पर अब अगर यह लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर कैप के स्थान पर लिख देंगे वेक्टर आर अपान आर। तो पूरा फार्मूला क्या बनेगा, यह पूरा फार्मूला ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, इस पूरे फार्मूले को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर आर, ये हो गया वेक्टर आर। और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर था और यहाँ पर आर है तो इन दोनों का अगर गुणा कर दें हम लोग तो यह आर स्क्वायर नहीं होगा, आर क्यूब हो जाएगा। कितना होगा, आर क्यूब होगा। तो ये हो गया इसका सदिश रूप। अभी तक जो हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे उसमें एक आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है वह निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे, विद्युतशीलता बोलेंगे। और अगर यह नॉट है तो निर्वात के लिए होगा या वायु के लिए होगा, अगर नॉट नहीं है तो किसी माध्यम के लिए होगा। हो गया क्लियर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन नॉट की, यहाँ पर जो हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखते हैं वो हो जाता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12, और हो जाएगा यह कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे।
तो अगला टॉपिक दे दिया गया है यहाँ, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 10 × 10⁻⁻⁷ कूलाम, फिर 3 × 10⁻⁻7 कूलाम है, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। उनके बीच कार्यरत कूलामीय बल का परिकलन कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों आवेशों का मान लिखेंगे। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। फिर Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। हाँ, इनके बीच की दूरी कितनी है, जो दूरी है R की जो वैल्यू है वह है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को हम लोग पहले मीटर में चेंज करेंगे, और मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो 100 से भाग देते हैं, तो यह चेंज हो जाएगा मीटर में। 0 से 0 कैंसिल हो गया, अगर 10 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा यह 0.3 मीटर। अब हम लोग ज्ञात करेंगे इन दोनों के बीच लगने वाला बल का मान। तो जो बल होगा वह किस फार्मूले पर लगेगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9, और इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻7, और Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻7 अपान R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 0.3², यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, उसके बाद से क्या करना है, सबको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा, 6 और 9 का गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 54, और ऊपर हो गया 10⁻9 है, फिर -7 है, फिर यहाँ पर -7 है, तो -7 और -7 हो जाएंगे -14, और उसमें से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा यह 10⁻, कितना होगा, ये हो जाएगा -5। हाँ, और नीचे क्या बचा है तो 0.3 है, तो इसका जब हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यह 0.09। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 54 × 10⁻⁻5 और बट्टा इसको लिखेंगे 9 × 10⁻²। जब 9 से हम लोग भाग देंगे 54 में तो हो जाएगा यह 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, और यहाँ पर बच गया 6 × 10⁻5 है, और जब -2 ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा +2, और यह कन्वर्ट हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर -3 न्यूटन। इतना बल इन दोनों के बीच में कार्य करेगा। कितना बल कार्य करेगा, तो 6 × 10⁻³ न्यूटन बल कार्य करेगा। क्लियर हो गया, चलते हैं अब आगे। हाँ, आगे है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो जो परावैद्युतांक होता है या जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वह क्या होता है, किसी माध्यम का जो विद्युतशीलता है वह और जो किसी निर्वात की विद्युतशीलता है इन दोनों का अनुपात होता है। यानी अगर हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात करें तो εr की वैल्यू होती है ε/ε0 के बराबर होता है। तो इस सूत्र के अनुसार अगर हम लोग परिभाषा बोले तो क्या बोलेंगे कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन और r से व्यक्त करते हैं, और या इसको हम लोग k से भी व्यक्त कर सकते हैं, और इसके को परावैद्युतांक कहते हैं। दोनों का डेफिनेशन सेम है, मतलब परावैद्युतांक बोले तो भी और आपेक्षिक विद्युतशीलता बोले तब भी वो सेम चीज़ है। यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे ε/ε0। क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। अब यदि हम लोग एप्सिलॉन के स्थान पर पक्षांतर करें तो एप्सिलॉन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, k × ε0। अब यदि हम लोग कूलाम के नियम को कन्वर्ट करें फिर से इस रूप में किसी माध्यम के लिए, अब जो हम लोग कूलाम का नियम लिखने वाले हैं वह निर्वात के लिए या वायु के लिए नहीं है, किसी अन्य माध्यम के लिए है। तो किसी माध्यम के लिए जो अब कूलाम का नियम होगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं F = 1/4πε0k। एप्सिलॉन के स्थान पर क्या लिखे हैं, ε0k Q1 Q2/r²। यानी F की वैल्यू हम लोग अब इस फार्मूले से भी प्राप्त कर सकते हैं।
अगर माध्यम निर्वात या वायु के अलावा कुछ और हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बस एप्सिलॉन के साथ परावैद्युतांक से गुणा कर देंगे। जो परावैद्युतांक यहाँ पर के है उससे गुणा कर देंगे। हो गया क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें दे दिया है अगला टॉपिक में कि बहुल आवेशों के मध्य बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसमें लिखा गया है जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है वह क्या होता है, किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेश के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो जब भी कोई सदिश राशि आ जाएगी तो इनको जोड़ना होगा तो सदिश योग के नियम का पालन करेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अध्यारोपण बोलेंगे। जैसे यहाँ पर कोई आवेश है, परीक्षण आवेश कोई है Q0, इस पर हम लोग देखते हैं कि अन्य आवेशों द्वारा भी बल आरोपित किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर Q1 की बात करें तो Q1 इस पर जो बल आरोपित कर रहा है वो क्या है, F0 है, वेक्टर F0 है। फिर इसी तरह से हाँ F0 1 होगा, यहाँ पर 1 छूट गया है। हाँ, फिर उसके बाद से जो Q2 है वह इस पर जो बल लगा रहा है वो क्या है, वेक्टर F यहाँ पर 02 है। फिर यहाँ पर जो Q3 है इस पर जो बल लगा रहा है वो क्या है, वेक्टर F03 है। तो अगर इन सभी बलों का इस पर योग याद किया जाए, परिणामी की याद किया जाए तो इनके सदिश योगफल के बराबर ही होगा। जैसे अब यहाँ पर हम लोग को अगर Q0 पर यानी Q0 पर अगर हम लोग को बल का मान ज्ञात करना हो तो कितना हो जाएगा, ये जो परिणामी बल होगा वह इन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर F01, फिर उसके बाद से वेक्टर F02, फिर वेक्टर F03, मतलब जितने भी आवेश होंगे उन सब के सदिश योगफल के बराबर ही होगा। यानी जो जितने भी आवेश होंगे उन सभी आवेशों द्वारा किसी आवेश पर लगने वाले बल के सदिश योगफल के बराबर होगा। हो गया क्लियर। इसका और भी विस्तार किया जा सकता है लेकिन अभी बस हम लोग इतना ही समझेंगे। चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। हाँ, अगला टॉपिक दे दिया गया विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, इसमें बोला है कि वह निकाय जिसमें बराबर परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे यहाँ पर दो आवेश हैं, एक आवेश हो गया -Q और दूसरा आवेश है +Q। अगर ये दोनों आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। यानी इस पर जो आवेश की मात्रा होनी चाहिए वह परिमाण में बराबर होना चाहिए लेकिन प्रकृति में विपरीत होनी चाहिए। परिमाण बराबर होना चाहिए और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पर अगर -5 कूलाम है तो यहाँ पर +5 कूलाम आवेश होना चाहिए। इन दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए लेकिन प्रकृति उल्टी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे जो HCl है उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। क्योंकि इनमें जो आवेश होते हैं दोनों कणों पर, दोनों परमाणुओं पर इनकी प्रकृति विपरीत होती है लेकिन मात्रा बिल्कुल बराबर होती है। जैसे अगर हम लोग HCl के एग्जाम्पल से समझें तो HCl में एक हाइड्रोजन परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजन बॉन्ड। अब सहसंयोजन बॉन्ड में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होगा वह अपने कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को देगा और जो क्लोरीन होगा वह भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को देगा और दोनों साझेदारी करके बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो क्लोरीन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण यह कुछ आवेश इधर खींच लेता है। और जब आवेश को इधर खींचेगा तो इस पर हल्का सा यानी पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और उतना ही इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, आवेश की अधिकता हुई है तो निगेटिव आ गया और यहाँ पर कमी हुई है तो यहाँ पर धनावेश आ गया। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर खींच जाता है, इधर शिफ्ट हो जाता है और इसी शिफ्ट की वजह से यहाँ पर हल्का सा ऋणावेश आएगा और यहाँ पर हल्का सा धनावेश आएगा और इस तरह से ये क्या बना लेंगे, दोनों मिलकर विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। हो गया क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अगर यहाँ पर हम लोग पी से दर्शाएं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को तो P बराबर हो जाता है Q और इनके बीच की अगर दूरी हम लोग 2L मान लें, 2L क्यों माना जाता है यह भी समझ लिया जाए।
यहाँ पर कोई आवेश है, इस पर है प्लस क्यू आवेश, और दूसरा जो बिंदु आवेश है उस पर मान लो कि माइनस क्यू आवेश है। अब इनके बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं 2l। अब 2l मानने से फ़ायदा यह होता है कि जब भी हम लोग को इसको दो बराबर भागों में बांटना होता है तो इस दूरी को हम लोग l मान लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या मानेंगे, l मान लेंगे, और फिर इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को भी l मान लेंगे। तो जो टोटल दूरी होगी वो कितनी होगी, 2l होगी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश लेंगे, क्योंकि दोनों की मात्रा तो बराबर ही है। एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हो गया क्लियर? यानी P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2l। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू 2QL, और इसी फार्मूले का प्रयोग हम लोग न्यूमेरिकल लगाते समय करते हैं। हो गया क्लियर? हाँ, उसके बाद से नीचे एक लाइन है कि यह एक सदिश राशि है। जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। यानी यहाँ पर अगर हम लोग इसकी दिशा ज्ञात करें तो इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होगी। और जब यह सदिश राशि है तो इसको हम लोग सदिश रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे सदिश रूप में? सदिश रूप में हो जाएगा यह वेक्टर P इक्वल टू 2Q, चूँकि 2 भी अदिश है, Q भी अदिश है, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो l है उस पर हम लोग वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है, जो इनके बीच का विस्थापन है, उनको हम लोग सदिश मान सकते हैं, सदिश बना सकते हैं। हो गया क्लियर? यह वेक्टर है। हाँ, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। अब जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और बीमा ज्ञात करेंगे। तो मात्रक ज्ञात करने के लिए फिर से क्या करेंगे, P इक्वल टू लिखेंगे 2QL, और इसको लिख सकते हैं 2 का तो कोई मात्रक होगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे P का मात्रक बराबर हो जाएगा Q का मात्रक और गुणे L का मात्रक। Q का मात्रक क्या होता है? Q का मात्रक होता है कूलाम। Q का मात्रक क्या लिखेंगे, कूलाम, और इंटू L का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो कूलाम इंटू मीटर होगा। यानी जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। अगर इसी को हम लोग एक और नाम देना चाहें तो इसको डीबाई भी बोला जाता है। कूलाम इंटू मीटर को क्या बोलते हैं, डीबाई बोलते हैं, और डीबाई होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मात्रक होता है डीबाई। इसी तरह से अगर हम लोग को बीमा ज्ञात करना हो तो इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे P की बीमा बराबर, हाँ 2 की कोई बीमा नहीं होगी क्योंकि यह क्या है, गुणांक है, और गुणांक की कोई बीमा नहीं होती है। तो लिखेंगे Q की बीमा और इंटू L की बीमा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि Q की बीमा क्या लिखते हैं, A इंटू T लिखते हैं, A इंटू T, और जो L की बीमा होगी उसको हम लोग क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों का गुणा किया जाए तो पूरा बन जाएगा A इंटू, हाँ पहले यह लिखा जाएगा L इंटू A इंटू T। हो गया क्लियर, LAT। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल में दिया है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड अणु में H+, यानी जो हाइड्रोजन धनायन है और जो ब्रोमीन ऋणायन है, इनके आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य की दूरी 0.16 एंगस्ट्रॉम है। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो आवेश की मात्रा है वो कितनी होगी, या यहाँ पर H+ है यानी 1 यूनिट इस पर धनावेश है, और यहाँ पर Br- है यानी यहाँ पर 1 यूनिट ऋणावेश है। तो Q का मान क्या हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा 1 यूनिट आवेश होगा, और 1 यूनिट आवेश किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। हो गया क्लियर? हाँ, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, इनके बीच की दूरी जो 2L का मान है वह दे दिया गया 0.16 एंगस्ट्रॉम। अब हम लोग को ज्ञात करना है P का मान, और P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। यहाँ पर 2L हम एक साथ लिए हैं ताकि दूरी को सीधे इसमें रखा जा सके।
क्यू का मान क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 2L का मान है, जो 2L की वैल्यू है वह है 0.16 एंगस्ट्राम है। हाँ, यहाँ पर एंगस्ट्राम को हम लोग पहले चेंज कर देंगे मीटर में। तो 0.16 को अगर एंगस्ट्राम को मीटर में अगर चेंज किया जाए तो यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻10 मीटर से। एक एंगस्ट्राम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यह इस तरह से मीटर में चेंज हो गया। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 10⁻⁻10 और ये हो जाएगा dy पूरा। अब अगर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 और 0.16 का, तो हो जाएगा यह 0.256 और इंटू 10⁻⁻19 है और यहाँ पर -10 है। तो अगर इन सबको अगर सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले तो इसको मानक रूप में लिखना है तो डेसिमल को एक पॉइंट इधर करना पड़ेगा, और जब हम लोग डेसिमल को इधर करेंगे तो एक यूनिट निगेटिव पावर हम लोग को मिलेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 2.56 इंटू 10⁻⁻19 और -10 हो जाएगा या -29, और फिर से यहाँ पर भी हम लोग को एक निगेटिव पावर मिला था तो हो जाएगा -30। इतना ये dy हो जाएगा, यानी 2.56 इंटू 10⁻⁻30 dy इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा। हो गया क्लियर? हाँ, और आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। हाँ, आगे दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो सबसे पहले यह जान लिया जाए कि पहले विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो जब भी हम लोग किसी आवेश को किसी स्थान पर रखते हैं तो अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट कर लेता है, एक ऐसा क्षेत्र बना लेता है जिसमें अन्य आवेश क्या करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। तो इसी क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यदि हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा जाए, अगर कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे। किसी बिंदु पर अगर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है तो क्या करेंगे, उस पर परीक्षण आवेश लेकर आएंगे और देखेंगे इस पर बल कितना कार्य कर रहा है। तो जितना भी बल कार्य करेगा एकांक परीक्षण आवेश पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बतानी हो तो क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको अगर हम लोग फार्मूले से लिखें तो E हो जाएगा कितना, E हो जाएगा F/Q0। यहाँ पर परिभाषा कैसे बनाया है, इसी फार्मूले को देखकर हम लोग परिभाषा बना सकते हैं। कैसे बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है तभी हम लोग तीव्रता वहाँ पर ज्ञात करेंगे और किसी बिंदु पर ही तीव्रता ज्ञात करेंगे, इसलिए क्या बोलना पड़ा है, विद्युत क्षेत्र भी बोलेंगे और किसी बिंदु पर भी बोलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर जो भी हम लोग अपान के नीचे लिखते हैं वह एकांक में लिया जाता है, वह एकांक के लिए ही ज्ञात होता है। तो एकांक परीक्षण आवेश पर, हाँ यहाँ पर धनावेश भी बोलना पड़ेगा क्योंकि जो भी हम लोग परिभाषा बनाते हैं वह धनावेश के लिए ही बनाते हैं। बाद में अगर हम लोग को ऋणावेश मिल जाता है तो उसके दिशा को विपरीत कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ऋणावेश के लिए भी वह सत्य हो जाता है। लेकिन जब परिभाषा बनाते हैं तो धनावेश के लिए ही बनाते हैं। तो क्या बोलेंगे, एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो गया क्लियर? चूँकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो Q0 है वह एक अदिश राशि है और जो यहाँ पर F है वह एक सदिश राशि है। तो जो E का मान होता है वह भी क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो अगर इसको सदिश रूप में लिखना हो तो हो जाएगा वेक्टर E = वेक्टर F/Q0। तो यहाँ पर अगर हम लोग सदिश में अदिश से भाग देते हैं तो जो राशि मिलेगी वह भी एक सदिश राशि प्राप्त होगी। और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में ही होती है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर कोई परीक्षण धनावेश छोड़ रहे हैं तो जिस दिशा में यह जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उसी दिशा में मानी जाएगी। अगर इस दिशा में जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी दिशा मानी जाएगी। अगर इस दिशा में यह धनावेश जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी दिशा में मानी जाती है। तो जिधर धनावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही होगी। हाँ, अब हम लोग ज्ञात करेंगे इसका मात्रक और बीमा। तो मात्रक ज्ञात करने के लिए लिखेंगे F का मात्रक, नहीं E का मात्रक
बराबर यफ का मात्रक बटा क्यू नॉट का मात्रक। यहाँ पर जो यफ का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और जो क्यू नॉट है उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। और इसी तरह से बीमा भी ज्ञात करेंगे। तो जो फार्मूला देखे थे अभी इसके पहले वाले स्लाइड में, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे E = होता है एफ अपान क्यू नॉट। तो वहाँ से लिखेंगे E की बीमा, क्या लिखा जाएगा, E की बीमा बराबर एफ की बीमा बटा क्यू नॉट की बीमा। क्या लिखेंगे, एफ की बीमा बटा क्यू नॉट की बीमा। एफ की बीमा हम लोग जानते होता है m/L/T/-2 होता है, और फिर क्यू की बीमा भी हम लोग देखे थे कि A/T के बराबर होता है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, यम तो रहेगा, यम हो गया, यल हो गया, फिर यहाँ पर T/-2 है, लेकिन T पर यहाँ पर जो +1 है जब यह भी ऊपर जाएगा तो T/-1 हो जाएगा। तो -2 और -1 T पर हो जाएगा -3, और A को जब ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर +1 पावर है, ऊपर जाके -1 पावर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग E की बीमा ज्ञात कर सकते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। हो गया क्लियर। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम लोग जानने वाले हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनकी परिभाषा जानेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि वैद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र धनावेश गति करता है। हाँ, यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट बनाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है कि काल्पनिक क्यों है, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वास्तव में ये होती नहीं है, बस हम लोग समझने के लिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है, कहाँ पर तीव्रता अधिक है, कहाँ पर कम है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, काल्पनिक रेखा खींचते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट है निष्कोण वक्र है। यह निष्कोण वक्र का मतलब क्या होगा कि कहीं पर भी ये कोण बनाते हुए नहीं मुड़ेगा, यानी यह हमेशा स्मूथली मुड़ेगा, मुड़ना होगा तो ऐसे मुड़ेगा, कहीं पर भी ये अचानक नहीं मुड़ सकता है। यानी जो वक्र बनेगा हमेशा वो क्या होगा, निष्कोण वक्र होगा, जिस पर स्वतंत्र धनावेश गति करता है। यानी वह पथ होता है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश गति करता है। जैसे यहाँ पर किसी धनावेश को छोड़ा गया और यह इस मार्ग का अनुसरण करते हुए जा रहा है, तो जो वैद्युत बल रेखा हम लोग खींचेंगे वह इसी के अनुसार ही खींचा जाएगा। जिस पथ का अनुसरण करते हुए स्वतंत्र धनावेश गति करेगा उसी पथ के अनुसार विद्युत बल रेखाएं खींची जाएंगी। तो यहाँ पर जो स्वतंत्र है उस पर भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। स्वतंत्र का मतलब क्या होगा कि जो धनावेश है वह किसी अन्य बल के प्रभाव में गति नहीं करेगा, तभी हम लोग बल रेखाएं खींच सकते हैं। अगर किसी अन्य बल के प्रभाव में करेगा तो विद्युत बल रेखाएं सही नहीं होंगी। क्लियर हो गया। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम लोग को विद्युत बल रेखाओं पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींच देंगे, जैसे यहाँ पर कोई विद्युत बल रेखा है और इस बिंदु पर अगर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो सिंपली क्या करेंगे, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, और जो स्पर्श रेखा होगी वही विद्युत बल रेखा, वही विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। हो गया क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं, इन सभी गुणों को पढ़ेंगे। तो जो पहला गुण है इसमें क्या बताया जा रहा है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से दूर तथा ऋणावेश की ओर जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर कोई धनावेश है तो इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी वह हमेशा इससे दूर जाएंगी, धनावेश से दूर जाएंगी। यहाँ पर जितने भी बल रेखाएं खींची जाएंगी वो सभी धनावेश से दूर जाएंगी। इसका रीजन क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पर कोई हम लोग धनावेश छोड़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि धनावेश और धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर धनावेश हम लोग छोड़ेंगे तो इस दिशा में यह इधर भागेगा, इसीलिए विद्युत बल रेखाएं भी इसी दिशा में होंगी, त्रिज्य दिशा में होंगी। यहाँ पर अगर हम लोग किसी धनावेश को छोड़ेंगे तो इस दिशा में जाएगा, यहाँ पर छोड़ेंगे तो इस दिशा में जाएगा, यहाँ पर छोड़ेंगे तो इस दिशा में जाएगा, और इस दिशा में मतलब यहाँ पर छोड़ेंगे तो इस दिशा में जाएगा। अगर ऋणावेश हो तो इसमें जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वह ऋणावेश की ओर होती हैं, ऐसे बल रेखाएं आएंगी। क्योंकि अगर यहाँ पर हम धनावेश छोड़ेंगे, अगर यहाँ धनावेश छोड़ते हैं तो विद्युत बल जो धनावेश होगा वह इधर आएगा, क्योंकि ऋणावेश धनावेश को आकर्षित करता है। उसी तरह से यहाँ पर छोड़ेंगे तो इधर आएगा, फिर इसी तरह से यहाँ पर छोड़ेंगे तो इधर आएगा। मतलब किसी भी दिशा में छोड़ेंगे हम लोग
क्या होगा, जो धनावेश होगा वह हमेशा ऋणावेश की ओर ही आएगा, और ऋणावेश की ओर आने की वजह से जो बल रेखाएं खींचेंगे वह भी हमेशा ऋणावेश की ओर होगी। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है धनावेश से दूर जाती हैं लेकिन ऋणावेश की ओर आती हैं। हो गया क्लियर। अगला गुण देखेंगे इसका। हाँ, अगले गुण में दिया है इसमें कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पर दो अगर आवेश रखे गए हैं पास में, एक यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर एक है ऋणावेश, तो जो विद्युत बल रेखाएं होंगी धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाएंगी। ऐसे यहाँ पर धनावेश से प्रारंभ होंगी और आखिर ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। और यहाँ थोड़ा खींचने में इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर इसको समझने के लिए मान लो कि यहाँ पर कोई धनावेश छोड़ा गया है, तो धनावेश इसकी वजह से प्रतिकर्षित होगा, और जब ये प्रतिकर्षित होते होते थोड़ा दूर जाएगा तब तक यह क्या करने लगेगा, इसको आकर्षित करने लगेगा। तो यहाँ से अगर धनावेश छोड़ दे तो सीधे यह कहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर छोड़ दे तो यहाँ से भी धनावेश यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर अगर धनावेश छोड़ देंगे तो यहाँ से इधर जाएगा। तो जिस दिशा में धनावेश गति करेगा उसी दिशा में हम लोग विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं। हो गया क्लियर। दूसरा गुण भी हम लोग पढ़ लिए कि इस गुण में क्या देखते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है धनावेश से प्रारंभ करती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। इस बात को ध्यान देना है कि हमेशा ये कभी भी ये बंद वक्र नहीं बनाएंगी। बंद वक्र नहीं बनाएंगी, इस बात को कहना क्यों जरूरी था, क्योंकि जब हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ेंगे तो उसमें यह देखा जाएगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह एक बंद वक्र बनाती हैं। उसमें बताया जाएगा कि जो बल रेखाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, वक्र बनाते हुए दक्षिण ध्रुव से प्रवेश करती हैं और यहाँ पर आकर मिल जाती हैं, और दोनों मिलकर दोनों सिराएं जब मिल जाती हैं तो एक बंद वक्र का निर्माण होता है। इसी तरह से इधर भी जो बल रेखाएं निकलेंगी वो भी आकर यहाँ पर मिल जाएंगी और यह एक बंद वक्र बनेगा। लेकिन धनावेश और ऋणावेश के संबंध में ऐसा नहीं होता है। इसमें बल रेखाएं धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाएंगी, फिर से वापस आकर मिलते नहीं है। हो गया क्लियर। अब हम लोग देखेंगे तीसरा गुण इसका। तीसरे गुण में क्या बताया गया है, तीसरे गुण में बोला गया है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। पहले भी हम लोग देख चुके थे कि अगर कोई विद्युत बल रेखा है और उस पर हम लोग को किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इस पर एक बल रेखा खींचे, एक यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, और जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। हो गया क्लियर। अब हम लोग चलेंगे अगले गुण पर। अगला गुण क्या बोल रहा है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्यों नहीं काट सकती हैं, तो अगर ये आपस में अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु है इस पर हम लोग दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। दोनों वक्र के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग बल रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इस वक्र की बात करें तो इस पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में, और इस पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह इस दिशा में जाएगा। और यह कभी संभव नहीं है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो। दो दिशाएं होने का मतलब क्या हुआ है कि एक ही बिंदु पर अगर हम लोग किसी आवेश को छोड़ रहे हैं तो दो दिशाओं में यह गति कैसे कर सकता है, यानी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। इसीलिए दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला गुण देखते हैं। अगले गुण में बताया गया है कि समांतर बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को तथा असमांतर रेखाएं असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगर विद्युत बल रेखाएं समांतर हैं, अगर सभी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो हम लोग क्या मानेंगे कि यह एक समान विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान है वह एक समान है। लेकिन अगर असमांतर है, अगर ऐसे बल रेखाएं खींची गई हैं या समांतर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह एक समान ना होकर असमान है।
यहाँ पर क्षेत्र की जो क्षेत्र है वह एक समान है और यहाँ पर क्षेत्र असमान है। जहाँ पर डेंसिटी अधिक होगी वहाँ पर क्या होता है, क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जहाँ पर डेंसिटी कम होता है वहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, इसमें बोल रहा है कि जिन बिंदुओं पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वहाँ तीव्रता अधिक होती है, जबकि कम घनत्व वाले क्षेत्र में तीव्रता कम होती है। इसको भी समझ लिया जाए। जैसे अभी हम लोग पिछले पॉइंट में देखे थे कि अगर हम लोग बल रेखाओं को असमान खींचते हैं, असमांतर खींचते हैं, जैसे यहाँ पर कई बल रेखाएं खींची गई हैं जो कि असमांतर हैं, तो जहाँ पर इनका डेंसिटी अधिक होगा, जहाँ पर इनका डेंसिटी अधिक होगा वहाँ पर तीव्रता अधिक होगी, और जहाँ पर डेंसिटी कम होगी वहाँ पर तीव्रता कम होगी। जैसे इस बिंदु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कम ही दूरी में अधिक बल रेखाएं हैं, यानी कि डेंसिटी इसका घनत्व अधिक है। जब घनत्व अधिक है तो यहाँ पर तीव्रता भी अधिक है। लेकिन अगर इस बिंदु पर देखा जाए तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बल रेखाओं का घनत्व बहुत ही कम है, और जब बल रेखाओं का घनत्व कम है तो यहाँ पर तीव्रता का मान भी कम होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, अगले पॉइंट में बोला है कि विद्युत बल रेखाओं में लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। हाँ, यहाँ पर जब हम लोग समझते हैं कि प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल कैसे लगता है, तो इसमें हम लोग यह मानना पड़ता है कि जो बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ती भी हैं और फैलती भी हैं। तो यहाँ पर कुछ ही बल रेखाओं को खींच रहा हूँ मैं, इसको समझेंगे। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि धनावेश और ऋणावेश के बीच में क्या होगा, धनावेश और ऋणावेश के बीच में हमेशा आकर्षण बल कार्य करेगा, और जब आकर्षण बल कार्य करेगा तो ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से पास आएंगे, और एक दूसरे से पास आने का मतलब क्या हुआ कि जो बल रेखाएं हैं सिकुड़ रही हैं, यानी इनमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति भी होती है। अब इसी के विपरीत इनमें फैलने की भी प्रवृत्ति होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जब समान प्रकार के आवेश होते हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जैसे यहाँ पर प्लस आवेश है और यहाँ पर भी प्लस आवेश है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। इन दोनों के बीच में जो बल रेखाएं हम लोग खींचेंगे उसको ऐसे खींचते हैं, ये चूंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो ऐसे एक दूसरे को पास करेंगे लेकिन प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब जब ये बल रेखाएं पास आती हैं तो इनमें फैलने की प्रवृत्ति होती है। अगर ये दोनों रेखाएं फैलेंगी तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। हो गया क्लियर। अगला पॉइंट देखेंगे। अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है कि जिन बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है उसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर समविभव पृष्ठ है तो यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वह हमेशा पृष्ठ के लंबवत होंगी। अगर यह समतल है तब तो एकदम आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि जो बल रेखाएं हैं वो लंबवत निकलेंगी। लेकिन अगर वक्री है तो यहाँ पर भी ये बल रेखाएं लंबवत ही निकलेंगी। यहाँ पर ऐसे निकलेगा, लेकिन यहाँ पर बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी। हो गया क्लियर। अगर यही अनियमित आकार का है कोई भी पृष्ठ, समविभव पृष्ठ अनियमित आकार का है, तो यहाँ पर भी हमेशा बल रेखाएं लंबवत दिशा में ही निकलेंगी। जैसे यहाँ पर इस दिशा में, यहाँ पर इस दिशा में, यहाँ पर इस दिशा में, और यहाँ पर इस दिशा में हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत ही बल रेखाएं निकलती हैं। हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो मान लो यहाँ पर कोई एकल बिंदु आवेश है, यहाँ पर आवेश का मान कितना है, मान लो कि यह Q के बराबर है और यह बिंदु A पर स्थित है। अगर हम लोग को इस बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु दे दिया गया हो जो कि P है, अगर इस P पर हम लोग को तीव्रता ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक परीक्षण धनावेश रखेंगे। यह आवेश मान लो कितना है, Q0 है। अब हम लोग को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले Q और Q0 के बीच बल ज्ञात करेंगे। तो कूलाम के नियम से इनके बीच का बल कितना होगा, कूलाम के नियम से हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे बल ज्ञात करने के लिए वह होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले आवेश के स्थान पर Q रख रहे हैं और दूसरे आवेश के स्थान पर Q0 रख रहे हैं, तो हो जाएगा यह Q × Q0/r²। यह बल का मान हो गया। अब अगर हम लोग को तीव्रता का मान ज्ञात करना है, अब यहाँ पर अगर हम लोग को तीव्रता ज्ञात करनी है तो तीव्रता वाला फार्मूला लिखेंगे। तीव्रता बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F अपान हो जाएगा Q0। अभी हम लोग देखें हैं कि F का मान कितना है, F का मान है 1/4πε0 Q × Q0/r²।
और इसमें भाग दे देना है किससे, क्यू नॉट से। तो क्यू नॉट से अगर भाग देंगे तो क्यू नॉट कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हम लोग को मिलेगा E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इस तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अगर वही सदिश रूप में लिखना हो तो लिख देंगे वेक्टर E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r², और यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू आर कैप का भी मान रख के हम लोग और 20 को और आगे बढ़ा सकते हैं। हो गया क्लियर। तो एकल बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई आवेश है, इसके कारण हम लोग को r दूरी पर अगर तीव्रता ज्ञात करनी है तो यहाँ पर एक परीक्षण धनावेश रखेंगे। इन दोनों आवेशों के बीच में बल का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि बल का मान ज्ञात होने के बाद ही हम लोग तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि तीव्रता वाले फार्मूले में देखे थे कि E इक्वल टू होता है F/Q0। अब यहाँ पर जो हम लोग F का मान यहाँ पर ज्ञात किए थे वह ला कर रख देंगे और नीचे लिख देंगे Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और U का मान बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अगर इसी को हम लोग सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² और इंटू आर कैप का मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगी। हो गया क्लियर। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉइंट के लिए। हाँ, अब हम लोग देखना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर आवेश है -Q और यहाँ पर आवेश है +Q। इन दोनों के बीच की दूरी है 2L, और यह जो आवेश है, जो -Q आवेश है, वह बिंदु A पर है, और जो +Q आवेश वह बिंदु B पर है। अब इनकी अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति क्या होता है पर यह समझ लिया जाए। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो बिंदु होता है, जितने भी रेखाएं बनती हैं, जितने भी बिंदु होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, अक्षीय स्थिति में होते हैं। जैसे अगर हम लोग इसके अनुदिश कोई भी बिंदु ले लें तो क्या होगा, अक्षीय स्थिति में होगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है, इस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु क्या है, P है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जो बिंदु P है उसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी है r। यह दूरी कितनी है, यह दूरी है r के बराबर। अब अगर हम लोग को बिंदु B से दूरी ज्ञात करनी हो तो टोटल दूरी अगर 2L दिया गया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, L होगी। तो अगर हम लोग यह दूरी L घटा दें तो यहाँ से जो दूरी हम लोग को प्राप्त होगी वह हो जाएगी r - L के बराबर। कितनी दूरी होगी, यह हो जाएगी दूरी r - L। पहले दूरी r थी लेकिन अब दूरी r - L हो गई, क्योंकि इसमें से जो L पार्ट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो L है वह कम हो गया है। लेकिन अगर वही हम लोग A से दूरी ज्ञात करें तो A से दूरी का मान कितना हो जाएगा, अब यह दूरी का मान हो जाएगा r + L। यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r + L, क्योंकि यहाँ तक की दूरी r है। अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं L दूरी तो इसमें L को जोड़ना पड़ेगा। फिगर समझ में आ गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो +Q आवेश है इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो तीव्रता भी हम लोग ज्ञात करेंगे, इसके पहले हम देख लेते हैं कि इसकी दिशा किधर होगी। तो जो +Q आवेश है उसके कारण जो तीव्रता की दिशा होगी हमेशा आवेश से दूर की तरफ होगी, और मान लेते हैं कि यह E1 के बराबर है। लेकिन जो -Q आवेश होगा उसके कारण जो तीव्रता का मान होगा उसकी दिशा हमेशा आवेश के ओर होगी, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह E2 है। अब अगर इन दोनों का परिणामी ज्ञात करना हो, रिजल्टेंट ज्ञात करना है, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। तो E1 का मान क्या होगा, E1 है क्या पहले, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि +Q आवेश के कारण P पर तीव्रता क्या ज्ञात करना है, P पर तीव्रता ज्ञात करना है। हाँ, तो यहाँ पर जो E1 का मान होगा, E1 का मान हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग Q/r² होता है, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता का फार्मूला देखे हैं उसमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट
और इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर दूरी आर रहेगा तब हम लोग आर स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर दूरी कितनी है, आर माइनस यल है, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ये हो गया E1 का मान। अब यदि हम लोग को माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है तब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, यहाँ पर भी आवेश कितना है, क्यू ही है, लेकिन जो दूरी है वह आर प्लस यल के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है तो दोनों की दिशा विपरीत है, तो इसलिए जो तीव्रता होगा वह E1 और E2 के अंतर के बराबर होगा। तो परिणामी तीव्रता क्या लिखेंगे, लिखना पड़ेगा परिणामी तीव्रता क्या होगा, ये हो जाएगा E इजकल टू E1 माइनस E2। हो गया क्लियर। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, E1 और E2 दोनों का ही मान रखेंगे। तो E का मान लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, E का मान लिखेंगे E इजकल टू E1 के स्थान पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर माइनस E2 का मान लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हम लोग को मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू, दोनों में है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो E इजकल टू हो जाएगा कितना, E इजकल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा, अंदर बचा है 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर माइनस क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यह E इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, हाँ यहाँ पर हम लोग को क्या करेंगे, क्या करना है, हाँ यहाँ पर Q कॉमन ले लिए हैं तो Q की वैल्यू यहाँ पर हम लोग नहीं रखेंगे। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर Q को हटाकर 1 लिखना पड़ेगा, यह Q का मान हम लोग हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि हम लोग Q को पहले ही कॉमन ले चुके हैं। अब यदि हम लोग आर प्लस यल का होल स्क्वायर से अगर 1 में मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर कैंची गुणा करने वाले हैं, इसका गुणा 1 में कर देंगे, फिर इसका गुणा 1 में कर देंगे, फिर इन दोनों का गुणा आपस में कर देंगे। तो जब इसका गुणा 1 में किया जाएगा तो ऊपर क्या बनेगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। तो क्यों ना हम लोग इसका विस्तार भी साथ में कर लें, तो आर प्लस अगर यल का होल स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा यह आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस, अब आर माइनस यल के होल स्क्वायर का भी यहाँ पर विस्तार करना है, तो यहाँ पर आता है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर आता है, लेकिन दोनों को हम लोग निगेटिव कर देंगे क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है, तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और माइनस 2RL आता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे और हो जाएगा प्लस 2RL। अब यहाँ पर प्लस 2RL है और यहाँ पर 2RL है, 1 मिनट, ये दोनों कटेंगे नहीं, हाँ नीचे क्या करेंगे, नीचे इन दोनों का गुणा करना है, तो इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम लोग इसको ऐसे लिख दें, आर माइनस यल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। हाँ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को हम लोग काट सकते हैं किससे, आर स्क्वायर से काट देंगे, आर स्क्वायर को काट देंगे माइनस आर स्क्वायर से, फिर इसी तरह से जो प्लस यल स्क्वायर है इसको काट देंगे माइनस यल स्क्वायर से, लेकिन जो यहाँ पर 2RL है और यहाँ पर जो 2RL है दोनों पॉजिटिव में, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे और जोड़ने के बाद से हम लोग इसको लिख सकते हैं E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ऊपर हो जाएगा कितना होगा, ऊपर हो जाएगा 2RL इंटू क्यू, या क्यू 2RL और 2RL जोड़ देंगे तो क्या होगा 4RL हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं Q इंटू 4RL अपान, नीचे अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए आपस में तो यह पहले कोष्टक में प्लस भी है, दूसरे में ए माइनस भी है, दोनों का गुणा करेंगे तो यह बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गया क्लियर। या इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का जब गुणा कर देंगे क्यू का और 4RL का तो बन जाएगा 4 इंटू क्यू इंटू यल इंटू आर अपान, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। या इसको हम लोग अगर और विस्तार से लिखें तो लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2QL और इंटू आर था तो आर को भी लिख देंगे, और नीचे ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। या ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो 2QL है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 2QL। तो अगर इसको हम लोग P लिख दें तो यहाँ पर बन जाएगा 2PR अपान, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि जब हम लोग परिभाषा बता रहे थे द्विध्रुव आघूर्ण की तो उसमें क्या बताया गया था कि इनके बीच की दूरी अल्प होती है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी, अल्प होगी। और अल्प होने का मतलब क्या हुआ कि जो यल है वह आर से बहुत ही छोटा होगा। तो लिखना पड़ेगा कि यदि यल इज मच लेस देन आर, अगर यल का मान आर से बहुत ही कम है तो यल स्क्वायर को मान सकते हैं 0 के बराबर मान सकते हैं, यानी इसको हम लोग नगण्य मान सकते हैं। और जब नगण्य मानेंगे तो इसके स्थान पर जहाँ पर भी यल स्क्वायर आया है वहाँ पर 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू होगी वह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है 2PR और नीचे है यहाँ पर अगर हम 0 रख देते हैं तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर ऊपर यहाँ पर भी स्क्वायर है तो बच जाएगा यहाँ पर r⁴। अब यदि हम लोग r से r को काट दें तो क्या बचेगा, r³ बचेगा। तो फाइनली हम लोग के पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वह क्या मिलेगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। तो क्या हो गया, किसी द्विध्रुव आघूर्ण के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला हम लोग को मिल गया। हो गया क्लियर। पूरे को हम लोग एक साथ अगर देखें तो डेरिवेशन हम लोग को यह मिला है। अब ये ज़्यादा साफ दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट लेकर इसको हम लोग समझ सकते हैं। चलिए हम लोग अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान तो हम लोग ज्ञात कर चुके, अब क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है, तो अगर दोनों आवेश हैं, यहाँ पर एक आवेश है जो कि ऋणावेश है और यहाँ पर एक धनावेश है, तो इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से अगर हम लोग लंब खींच दें, लंब समद्विभाजक खींच दें, तो इस लंब समद्विभाजक के प्रत्येक बिंदु पर जो स्थिति होती है उसी को हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं। यानी अगर हम लोग इसके लंब समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु लेंगे तो वह निरक्षीय स्थिति में ही होगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। तो यहाँ पर कोई आवेश है -Q जो कि बिंदु ए पर है, और जो यहाँ पर +Q आवेश है वह बिंदु बी पर स्थित है, और इनके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चूंकि ये जो +Q आवेश है इसके कारण जो तीव्रता का मान होगा उसकी दिशा इधर होगी, इसको हम लोग क्या माने, वेक्टर E2 माने हैं। और जो -Q आवेश है इसके कारण जो तीव्रता का मान होगा उसकी दिशा हमेशा ऋणावेश की तरफ होगी। देखो यहाँ पर धनावेश से दूर होगी तीव्रता का मान, क्षेत्र की दिशा, और यहाँ पर जो E1 है उसकी दिशा ऋणावेश की ओर होगी। तो ये हो गया वेक्टर E1, इधर वाला क्या हो गया, वेक्टर E1 हो गया, और जो यह है यह वेक्टर E2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो दूरी है r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r है, और अगर
द्विध्रुवों के बीच की दूरी अगर हम लोग 2D मानते हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी है, d है। ए से लेकर ओ तक की दूरी कितनी है, d है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया जाए तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, इसका मान ज्ञात करेंगे। जो विकर्ण है, यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, यह लंब है, यह आधार है और यह कर्ण है। तो अगर कर्ण का मान ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो हो जाएगा यह स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दूरी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पहले E1 और E2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चूंकि E1 और E2 का जो परिमाण होगा वह दोनों बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि दूरी दोनों के लिए बराबर है, आवेश की जो मात्रा है वो भी दोनों के लिए बराबर ही है। तो E1 और E2 दोनों का ही परिमाण जो होगा वह बराबर ही होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को लिखना है वेक्टर E1 इक्वल टू, वेक्टर E1 नहीं ज्ञात करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग को परिमाण ज्ञात करना है। तो E1 और E2 दोनों का ही परिमाण बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं है, दूरी का मान है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर भी दूरी वही है, यहाँ पर भी दूरी वही है। तो इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं तो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, यह दोनों की वैल्यू है, E1 की भी वैल्यू है और E2 की भी वैल्यू है। हाँ, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेक्टर E2 है और जो वेक्टर E1 है, इनके अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक निकालते हैं, जो कि E2 के लिए E2 साइन थीटा होगा और E1 के लिए E1 साइन थीटा होगा। तो इन दोनों की दिशा विपरीत है, इसकी दिशा ऊपर की तरफ है और इसकी दिशा नीचे की तरफ है। दोनों के परिमाण समान है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पर अगर यह कोण थीटा है, यह वाला कोण थीटा है, तो यह भी कोण थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्षैतिज घटक लिया गया है, तो ये जो रेखा बन रही है वह इसके समांतर ही होगी। और जब ये समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा बना रही है तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा ही होगा। फिर वैसे ही ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। तो दोनों स्थितियों में ये दोनों थीटा के बराबर ही होंगे। तो अगर हम लोग E2 का क्षैतिज घटक लेंगे और E1 का क्षैतिज घटक लेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की दिशा सेम हो गई। यहाँ पर दिशा विपरीत हुई थी इसलिए दोनों कैंसिल हो गए थे, कट गए थे, लेकिन यहाँ पर दिशा दोनों की एक ही है तो दोनों को जोड़ना होगा। तो अगर परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो हो जाएगा E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। तो अब यहाँ पर हम लोग परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। परिणामी तीव्रता कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो लिखेंगे E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। यहाँ पर क्या लिखना है, E2 कास थीटा। E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर Q अपान आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कास थीटा का मान है वह कितना है, वह है यहाँ से ज्ञात करेंगे। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार का मान है d और कर्ण का मान है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखना होगा d अपान स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू भी इतना ही है। तो फिर से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कास थीटा का मान d अपान स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि दोनों सेम है, जो दोनों पद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दोनों सेम हैं, तो इनको डबल कर सकते हैं। और डबल करने के लिए क्या करना होगा, दोनों के आगे मतलब इस पूरे के आगे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो E= कितना हो जाएगा, E= हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चूँकि डबल करना है तो क्यों ना हम लोग इसी में गुणा कर दे 2 से। तो यहाँ पर 2 हो गया,
फिर Q हो गया और फिर इंटू D हो गया अपान। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर दिया गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस पर पावर 1 है। यहाँ पर है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस पर कर्ली लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर पावर 1/2 है। तो एक में अगर हम लोग 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पर 3/2। हो गया क्लियर। अब क्या करना है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो 2QD होता है या जो 2QL होता है वह P के बराबर होता है। हाँ, यहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी मैं इनके बीच की दूरी को, आवेशों के बीच की दूरी को 2L मानता हूँ, कभी D मान लेता हूँ। मतलब किताब में भी अलग अलग रहता है, कभी D मान लेता है, कभी 2L मान लेता है। तो इसके पहले वाले डेरिवेशन में हम लोग L माने थे तो L के अनुसार फार्मूला लिखा गया था, और इसमें हम लोग D माने हैं तो D के अनुसार फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग P के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर 2QD दिख रहा है उसको लिख सकते हैं P। तो P बराबर हो जाएगा 2Q P बराबर क्या होगा, 2QD। हाँ, और यहाँ पर जो D स्क्वायर है इसको हम लोग नगण्य मान सकते हैं। नगण्य कब मानेंगे, यदि D की वैल्यू D इज मच लेस देन क्या हो, R हो। यानी R से अगर बहुत छोटा हो D का मान तो इसको हम लोग D स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे, जो 2QD है उसके स्थान पर रख देंगे P, और जो D स्क्वायर है उसके स्थान पर रख देंगे 0। तो ये सब रखने के बाद से E का जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया P, और जब नीचे हम लोग D स्क्वायर के स्थान पर 0 रखेंगे तो नीचे क्या बचा है, R स्क्वायर बचा है, और R स्क्वायर पर बचा है यहाँ पर पावर पहले से था 3/2। तो 3/2 है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और E का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/r³। तो हो गया निरक्षीय स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। क्लियर हो गया। तो अगर इसको हम लोग एक साथ देखना चाहें तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ऐसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। हो गया क्लियर। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि दोनों डेरिवेशन में, दोनों के फार्मूले में बस एक ही अंतर है कि जो इसके पहले वाला डेरिवेशन था उसमें क्या हुआ था, E का मान मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। जबकि इस फार्मूले में क्या हुआ है, इस फार्मूले में मिला है E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/r³ है। मतलब अंतर क्या है कि अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता का मान होगा वह निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के मान का 2 गुना होगा। उसमें 2P आ रहा था जबकि इसमें सिर्फ P आ रहा है। हो गया क्लियर। हाँ, अगर दिशा की बात की जाए तो दिशा में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तीव्रता की दिशा है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, उसकी दिशा किधर है, यह विद्युत क्षेत्र से, यानी जो निगेटिव चार्ज है उससे पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। यानी यहाँ पर E2 अधिक होगा, E1 अधिक होगा, और E1 की दिशा किधर है, E1 की दिशा है ऋणावेश से धनावेश की तरफ। और इसी तरह से हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो क्षेत्र की दिशा है वो किधर है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ है। यहाँ पर क्षेत्र की दिशा किधर होगी, धनावेश से ऋणावेश की तरफ होगी। हो गया क्लियर। हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख चुके हैं। अब हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव के ऐसे बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करेंगे जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर होगा और उसकी कोणीय स्थिति थीटा होगी। मतलब यह द्विध्रुव के धन दिशा से थीटा कोण बनाते हुए यह बिंदु स्थित होगा। इस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लो यहाँ पर कोई बिंदु P है, P को अगर O से मिला दिया जाए तो O और P के बीच की दूरी r है, और इनके बीच जो कोण बन रहा है वह थीटा है। तो हम लोग यहाँ पर दो घटकों द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो यह चुंबकीय द्विध्रुव है उसको दो घटकों में विभाजित करेंगे। एक ऐसा घटक होगा जो O और P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, और यह चूंकि यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है तो यह क्या हो जाएगा, इस दिशा में जो घटक होगा वह P cos थीटा हो जाएगा। और इसके लंबवत दिशा में जो घटक होगा
वो हो जाएगा पी साइन थीटा। ये हो गया पी कास थीटा और ये हो गया पी साइन थीटा। अब यदि हम लोग ध्यान से देखें तो जो पी कास थीटा है इसके हिसाब से, इसके अनुसार जो बिंदु P है वह अक्षीय स्थिति में है और इसके द्वारा जो तीव्रता मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे ई आर। ई आर मतलब क्या हो जाएगा, यह अक्षीय घटक है। यह जो विद्युत क्षेत्र है उसका यह अक्षीय घटक है और जो यहाँ पर लंब घटक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, उसके अनुदिश अगर देखा जाए, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो बिंदु P है उसकी स्थिति निरक्षीय होगी और इसके द्वारा जो तीव्रता होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय घटक बोलेंगे। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले ई आर ज्ञात करना है और ई थीटा ज्ञात करना है। तो जो अक्षीय घटक होगा उसको सबसे पहले ज्ञात करेंगे। अक्षीय घटक ऐसे ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा ई आर इजकल टू, और हम लोग देख रहे हैं कि अक्षीय घटक के लिए जो बिंदु P की स्थिति है वह अक्षीय स्थिति में है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर होता था 2p/r³, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2p नहीं लिखेंगे, 2 तो रहेगा लेकिन p के स्थान पर लिखना पड़ेगा p कास थीटा, क्योंकि हम लोग जो द्विध्रुव आघूर्ण था उसका सिर्फ क्षैतिज घटक ही ले रहे हैं। तो हो जाएगा यह 2p कास थीटा और नीचे हो जाएगा r³। ये हो गया क्लियर। अब यदि हम लोग इसके द्वारा देखें जो p साइन थीटा है, तो p साइन थीटा के लिए जो बिंदु P की स्थिति है वह निरक्षीय स्थिति में है और यह मिलेगा हम लोग को ई थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं कोणीय घटक। तो अगर हम लोग को कोणीय घटक ज्ञात करना हो तो कोणीय घटक बराबर लिखेंगे ई थीटा इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि उसमें फार्मूले में हम लोग देखे थे निरक्षीय स्थिति के लिए p/r³ होता है, उसमें 2p नहीं होता है, उसमें क्या होता है p/r³ होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग p न लिख कर क्या लिखेंगे, p साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि यह p साइन थीटा जो घटक मिल रहा है उसी के द्वारा उत्पन्न तीव्रता के बराबर होगा। तो p साइन थीटा अपान यहाँ पर हो जाएगा r³। अब चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो ई आर है और जो ई थीटा है एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर है, यानी एक दूसरे के लंबवत है, और इनका अगर हम लोग को परिणामी ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, जो परिणामी तीव्रता होगी उसको हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे ई। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता जो ई की वैल्यू होगी वह बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर और प्लस ई थीटा स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो सदिश लंबवत हो, एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाए, तो उनका जो परिणामी होता है वह दोनों के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। यानी अगर दो सदिश P और Q एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर हो तो इसका जो परिणामी होगा R वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो हम लोग परिणामी तीव्रता E का मान ज्ञात करेंगे वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू हम लोग जो ऊपर ज्ञात किए थे वहाँ से रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा यह स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में था 2p कास थीटा अपान r³। फिर उसके बाद से हम लोग ई थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर था p साइन थीटा अपान r³। और चूंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि ई आर का स्क्वायर भी है और ई थीटा का भी स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। दोनों की स्क्वायर को जोड़ना है, उसके बाद से वर्गमूल ज्ञात कर देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो भी पहले कॉमन है पहले उनको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर होगा, जो 2p है उसका भी स्क्वायर होगा। मतलब इसमें जितने भी पद दिख रहे हैं गुणनफल के रूप में, भागफल के रूप में, उन सबका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो जितने भी पहले कॉमन है उनको बाहर निकाल के ही स्क्वायर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये दोनों में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर कर दिए। उसके बाद से जो p है, p भी दोनों में है, तो इनका भी स्क्वायर करेंगे और बाहर निकाल लेंगे, तो p स्क्वायर हो गया।
और आर क्यूब भी दोनों में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर क्यूब का भी स्क्वायर कर देंगे। अंदर अब क्या बचा है, अंदर इस पद में सिर्फ 2 बचा था, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। और यहाँ पर कास थीटा है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा। इसमें क्या बचा है, इसमें सिर्फ साइन थीटा बचा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यह साइन स्क्वायर थीटा। हो गया क्लियर यहाँ तक। अब चूंकि इन सब का स्क्वायर है तो इनको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, और जब बाहर निकलेगा तो इनका स्क्वायर जो स्क्वायर रूट है उससे कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ बाहर निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर है तो सिर्फ पी ही बाहर निकलेगा, तो p/r³। इसका भी स्क्वायर था तो सिर्फ r³ ही निकलेगा। अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये 2 त्रिकोणमितीय अनुपात में दिख रहे हैं, इनको एक ही में अगर करना हो, अगर हम लोग चाहते हैं कि कास स्क्वायर थीटा के पद में ही रहे तो इसको लिख सकते हैं 4 कास स्क्वायर थीटा। ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बाकी जितने भी पद हैं उनको तो ऐसे उतार लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये हो गया p/r³। अब यहाँ पर जो 4 कास स्क्वायर थीटा है उसमें से कास स्क्वायर थीटा घटेगा और बचेगा सिर्फ 3 कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचा है +1 तो यहाँ पर +1 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से किसी भी स्थिति में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया ई की वैल्यू, और यही हम लोग का फाइनल फार्मूला मिल जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब यदि हम लोग को कोण ज्ञात करना हो तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोण ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, जो y घटक होता है उसमें x घटक से भाग दे देते हैं, और यह tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर चूंकि जो कोण लिया गया था ऊपर फिगर में वह फाई लिया गया है, किसके बीच, जो परिणामी तीव्रता है और जो इसका अक्षीय घटक है उसके बीच। तो अगर हम लोग को tan फाई का मान ज्ञात करना हो तो tan फाई बराबर हो जाएगा ई थीटा अपान ई आर। क्या होगा, ई थीटा अपान ई आर। तो जो यहाँ पर ई थीटा है इसकी वैल्यू कितनी होती थी, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर होता है पी साइन थीटा अपान r³। और नीचे क्या होता है, नीचे जो ई आर की वैल्यू हम लोग याद किए थे वह था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर होता है 2p कास थीटा अपान r³। तो जितने भी इसमें कॉमन फैक्टर है उन सबको काट देंगे। जैसे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, p से p कट गया, r³ से r³ कट गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग को tan फाई की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो क्या बचा है, ऊपर बचा है साइन थीटा, नीचे बचा है कास थीटा, और नीचे 2 भी है। तो साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये हो जाएगा tan थीटा और अपान 2। अब यहाँ से हम लोग tan फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा अपान 2। अगले टॉपिक में क्या है कि इसमें दिया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यानी कोई विद्युत द्विध्रुव हो और उसको हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो इस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो मान लो यहाँ पर कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, कोई द्विध्रुव है, यहाँ पर जो बिंदु बी है वहाँ पर +q आवेश है और बिंदु ए पर -q आवेश है, और इसको हम लोग एक विद्युत क्षेत्र में रखे हैं जिसका मान कितना है, वेक्टर ई है, और यह थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यानी जो द्विध्रुव है और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो +q आवेश होगा उस पर बल कितना लगेगा, यह F1 का मान हो जाएगा QE के बराबर होगा। बल कितना लगेगा, QE के बराबर, और इसकी दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। यानी जो धनावेश होता है उस पर जो बल लगता है वह हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, और जो ऋणावेश है उस पर जो बल लगेगा वह हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। और चूंकि इन दोनों की क्रिया रेखा समान नहीं है, दोनों बल विपरीत तो हैं लेकिन इनकी क्रिया रेखा समान नहीं है, तो ये संतुलन में नहीं होंगे। ये क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को घुमाएंगे, और जब घुमाएंगे तो क्या लगेगा, इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा। और बल आघूर्ण का मान अगर हम लोग को ज्ञात करना होता है तो क्या लिखते हैं, बल आघूर्ण बराबर होता है टाउ इक्वल टू बल गुणे बलों के बीच की दूरी, बल गुणे
बलों के बीच की लांबिक दूरी लेते हैं, बलों के बीच की लांबिक दूरी। तो बल कितना लग रहा है, बल दोनों पर समान लग रहे हैं। F1 की वैल्यू है QE और F2 की वैल्यू भी है -QE है। माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन दोनों की दिशा विपरीत है। अगर इसको पॉजिटिव माना जाए तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पर परिमाण लिखने वाले हैं। तो अगर बल आघूर्ण का मान टाउ का मान ज्ञात करना है तो बल यहाँ पर हो जाएगा F1 या F2 कोई भी लिख सकते हैं। तो दोनों का जो परिमाण है वह QE के बराबर ही है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी होगी वह यह वाली दूरी नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लांबिक दूरी लेंगे। तो जो लांबिक दूरी है, यह पूरी दूरी 2D है, तो अगर इसका हम लोग लांबिक दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2D साइन थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर D नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, 2D होगा, 2D साइन थीटा के बराबर होगा। अब यदि इन सभी का गुणा कर दें तो टाउ इजकल टू हो जाएगा 2QD E इंटू साइन थीटा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो 2QD है वह P के बराबर होता है, P बराबर क्या होता है, 2QD होता है। और यह मान अगर हम लोग इसमें रख दें तो टाउ का मान क्या मिलेगा, टाउ का मान हो जाएगा PE साइन थीटा। और इस तरह से हम लोग किसी भी कोणीय स्थिति में लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। टाउ इजकल टू कितना हो जाएगा, टाउ इजकल टू हो जाएगा PE साइन थीटा के बराबर। हो गया क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाया जाता है तो उस पर कितना कार्य करना पड़ता है। तो मान लो यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है और इसकी दिशा इधर है और इसका जो परिमाण है वह E के बराबर है। अब यदि हम लोग किसी द्विध्रुव को घुमाना चाहते हैं इसमें रख के तो कितना कार्य करना पड़ेगा, यही हम लोग को देखना है। जैसे यहाँ पर कोई द्विध्रुव है, यहाँ पर कोई द्विध्रुव है जो कि पहले थीटा स्थिति में है, पहले विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, थीटा से, पहले थीटा है और इसको हम लोग क्या करना है, थीटा से θ1 से θ2 कोण तक इसको विस्थापित करना है। मान लो कि यह पहले θ1 स्थिति में है और इसको हम लोग को घुमा के लाना है किस स्थिति में, θ2 स्थिति में लाना है। इसको लाना है θ2 स्थिति में। और जो हम लोग कोणीय विस्थापन किए हैं वह मान लो कि dθ है। तो अगर हम लोग को कार्य ज्ञात करना हो तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। वैसे तो अगर रेखीय गति की बात करें तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, लेकिन अगर हम लोग कोणीय गति की बात करते हैं तो वहाँ पर जो बल आघूर्ण होता है, वहाँ पर जो कार्य होता है वह किसके बराबर होता है, बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन के बराबर होता है। यानी यहाँ पर अगर जो हम लोग अल्प कार्य ज्ञात करेंगे, अल्प कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर अल्प कार्य का मान हो जाएगा टाउ इंटू dθ। अब यदि हम लोग को संपूर्ण कार्य ज्ञात करना है θ1 से θ2 तक घुमाने में तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो w इजकल टू हो जाएगा, dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w हो जाएगा। और हम लोग को इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, चूंकि हम लोग को द्विध्रुव को θ1 से θ2 स्थिति में घुमाना है तो जो हम लोग का लिमिट होगा वह कहाँ से कहाँ तक होगा, θ1 से θ2 तक होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टाउ इंटू dθ। टाउ की वैल्यू हम लोग पहले से ज्ञात कर चुके हैं। टाउ की वैल्यू क्या होती है, टाउ का मान हम लोग ज्ञात किए थे PE साइन थीटा, और यहाँ पर dθ है तो यहाँ पर dθ भी लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो P का मान है वो भी कांस्टेंट है और जो E का मान है वो भी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को बाहर कर लेंगे, तो P और E बाहर हो गया। अब जब साइन थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा। ये क्या हो गया, माइनस कास थीटा हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है इसका θ1 से θ2 तक। जो माइनस है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको बाहर निकाल लेंगे। जब माइनस बाहर निकल जाएगा उसके बाद से लिखेंगे PE और पहले लिखते हैं अपर लिमिट और फिर से लिखते हैं लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हो जाएगा कास θ2 माइनस कास θ1। अब यदि हम लोग इस माइनस को फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर दें
तो जो θ1 होगा, जो माइनस कास θ1 है वह पॉजिटिव हो जाएगा, और जो कास θ2 है वह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाले को पहले लिखेंगे और निगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर W का मान हो जाएगा PE कास θ1 माइनस कास θ2, और इस तरह से हम लोग कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। हो गया क्लियर? ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसका एक समान विद्युत क्षेत्र में उसकी ऊर्जा कितनी होती है। क्या करना है हम लोग को, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं वह कोणीय स्थिति थीटा बराबर 90 अंश को मानते हैं। अब जैसे यहाँ पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र से हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर लंबवत स्थिति है, ये वाली स्थिति जो है उसको हम लोग मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। यानी यहीं से घुमा कर देखना है कि कार्य कितना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जितना कार्य करना पड़ता है किसी वस्तु पर वह उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो जो θ1 हम लोग देखे थे फार्मूले में, उसको मान लेंगे 90 डिग्री। जो θ1 था उसको क्या मान लेंगे, 90 डिग्री। और यदि थीटा को घुमाया गया है तो जो θ2 का मान है वह हो जाएगा थीटा के बराबर। तो हम लोग क्या देखे थे, अब यहाँ पर क्या करना है, θ1 90 से घुमाना है कहाँ तक, θ2 का मान थीटा तक घुमाना है। अब इसको घुमाने में जो कार्य होगा वो हो जाएगा W = PE, और यहाँ पर था कास θ1। कास θ1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, कास 90 लिखेंगे। फिर माइनस उसके बाद से था कास θ2, और कास θ2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ थीटा लिखेंगे। अब इससे फ़ायदा ये होता है, जब हम लोग 90 अंश को रेफरेंस मानते हैं यानी प्रारंभिक कोणीय स्थिति मानते हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई द्विध्रुव आघूर्ण इस 90 वाली स्थिति से यानी समकोण वाली स्थिति से जब इधर जाएगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा निगेटिव मिलेगी, और जब इधर जाएगा तो कार्य पॉजिटिव होगा, और तब स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव मिलेगी। क्योंकि इधर जाने के लिए हम लोग को कार्य करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक ही अपने आप घूम जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इधर घुमाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। तो जब कार्य करना पड़ता है तो पॉजिटिव होता है, और जब अपने आप कार्य प्राप्त हो जाती है तो निगेटिव होता है। तो ऐसे अगर हम लोग हल करेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा PE कास 90 की वैल्यू कितनी होगी, कास 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस कास थीटा। अब यहाँ पर W बराबर हम लोग को मिल गया PE, और ये निगेटिव है तो माइनस को हम लोग कर देंगे आगे, तो हो जाएगा W बराबर माइनस PE कास थीटा। अब यही कार्य जो है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो U का मान हम लोग क्या लिखेंगे, U का मान लिख देंगे W के बराबर, यानी जो U होगा स्थितिज ऊर्जा होगी जो, वह माइनस PE कास थीटा के बराबर होगी। हो गया क्लियर? तो सारे टॉपिक जितने भी इस चैप्टर से संबंधित थे सारे टॉपिक समाप्त हो गए। अब जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगला वीडियो आएगा कल।